CH11 यामी की न्यू पावर और लीला की एंट्री। मुकुल जी और किरण जी आपस में बहस कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था बाहर खड़े होकर कोई उनकी बातें सुन रहा है। बाहर खड़ा इंसान नमित था। उसने किरण जी की बातें नहीं सुनी, लेकिन मुकुल जी की सारी बातें सुन ली थी। नमित चुपके से वहां से निकल जाता है। उसने सोचा यामी मुकुल अंकल और मीता आंटी की बेटी नहीं है तो किसकी बेटी हो सकती है। मुझे अपने सोर्स यूज करके पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यामी का अनिल भैया के अलावा यहाँ कोई नहीं है। चारों तरफ दुश्मन फैले हैं, इसीलिए यामी को उसके सच्चे परिवार के पास पहुंचाना जरूरी है। उसे अब समझ में आया मीना आंटी जब यामी के साथ बुरा बिहेव करती थी मुकुल अंकल कुछ क्यों नहीं बोलते थे। अनिल 2 कॉफी के कप और एक मेडिसिन का दूध तैयार करके लाता है। अनिल नामित के पास आकर उसे कॉफी देता है। नामित अपना हाथ बढ़ा देता है। सोच में गुम होने के कारण सही से पकड़ नहीं पाता। उसके हाथ से कॉफी फिसल कर नमित के हाथ पर आधी से ज्यादा कॉफी गिर जाती है, जिसकी वजह से नमित अचानक अपने होश में आता है। उसे बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। उसने इससे भी कहीं ज्यादा दर्द सहन किया था अपनी ट्रेनिंग के दौरान, इसीलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अभी अभी सीढ़ियों से उतर रही यामी ने जब यह नजारा देखा, अचानक वह बुरी तरह घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यामी दौड़कर नमित का हाथ पकड़कर उस हाथ को चेक करने लगी। अचानक यामी के आंसू नमित के हाथ के जले हुए हिस्से पर पड़ते हैं। अचानक नमित को अजीब सी ठंड महसूस होती है। ऐसे लग रहा था जैसे किसी को मौत के मुंह से अचानक बाहर निकाल लिया हो। अभी थोड़ी देर पहले नमित के हाथ में बुरी तरह जलन हो रही थी। यामी के आंसू गिरते ही अचानक नमित की जलन खत्म हो गई। नमित हैरानी से अपने हाथ को देखने लगा। अनिल भी नमित के ऊपर कॉफी के गिरने कारण सदमे में था। वह भी होश में आया, नमित का हाथ चेक करने लगा, फिर मेडिकल किट लेने चला गया। फिर जब उसने यामी को रोते हुए देखा, नमित को अपने हाथ की जलन से ज्यादा यामी के आंसू तकलीफ दे रहे थे। इसलिए अपनी जलन और जलन कम होने के कारण को भूलकर उसने जल्दी से यामी का हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ यम, तुम रो क्यों रही हो। नमित पूछने पर यामी भरे गले से बोली, नम तुम्हारा हाथ जल गया, देखो कितना। नमित बोला, अरे कुछ नहीं हुआ, देखो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। ये बोलकर नमित अपना हाथ दबा दबा कर दिखाने लगा। ये देखकर जो अनिल मेडिसिन किट लेकर आया था और यामी दोनों हैरान थे। इधर नमित भी हैरान था, उसने अपने चेहरे पर शो नहीं किया। जब यामी नियमित का जला हुआ हाथ देखा, वहां पर पानी की बूंदें थी। तभी उसे ध्यान आया, उसकी आंखों से आंसू बहकर गिरे थे। अचानक यामी को अपनी आंतरिक शक्ति का ख्याल आया। उसे समझ में आया उसके आंसू मेडिसिन की तरह काम करते हैं। उसकी आंतरिक शक्ति के कारण शायद उसका ब्लड भी किसी मेडिसिन रूप काम आ सकता है। उसके आंसुओं से इतना इफेक्ट है, ब्लड से कहीं ज्यादा इफेक्ट होगा। अचानक यामी को डर भी लगने लगा, क्योंकि कहते हैं ना, शक्तियों के साथ चुनौतियां भी आती हैं। ये सोचकर यामी को घबराहट होने लगी। फिर अचानक उसने सोचा, भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है। दूसरों की भलाई करेगी तो भगवान उसकी रक्षा अपने आप करेंगे। यामी पहले भगवान में विश्वास नहीं करती थी। वह हमेशा मानती थी इंसान अपनी मेहनत से वो कुछ भी हासिल कर सकता है, या दूसरों के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है। भगवान कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता। भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। जब उसका दोबारा जन्म हुआ, उसे सच्चे प्यार करने वाले मिले, तब से ही उसे भगवान में विश्वास था। यामी को विश्वास था भगवान ने उसे शक्तियां दी है, उसकी रक्षा भी करेंगे, शक्तियों का भलाई में इस्तेमाल करने का रास्ता भी दिखाएंगे। भगवान ने एक रास्ता तो दिखा दिया। भलाई करने का उसके आंसू एक तरह की मेडिसिन है, इसीलिए कभी उन्हें वेस्ट नहीं करना है। जब भी कभी उसे तकलीफ या खुशी में आंसू आए, उन्हें इकट्ठा करके दूसरों की भलाई के लिए काम में लेना है। ये सोचकर उसने अपने आंसू आराम से अपने हाथों पर पोंछे। नमित हाथ वापस देखने के बहाने जहां से हाथ जला वहां पर अपने हाथों से अपने आंसू लगा दिए, जिससे नमित को और ज्यादा ठंडक महसूस हुई। नमित को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब यामी के आंसू उसके हाथ पर गिरे थे, तब भी उसे इसी अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ था। फिर अब दोबारा यामी के हाथ लगाने से उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। अचानक नमित को कुछ याद आता है। फिर वह सर झटक कर खुद को शांत करता है। यामी से बोला, कॉफी ठंडी थी, इसीलिए मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, देखो मेरा हाथ ठीक भी हो गया है। शायद अनिल भैया कॉफी ठंडी ही लेकर आए थे। ये सुनकर पास खड़ा अनिल ये सब चीजें हैरानी से देख रहा। वह बोला, नहीं, मैं कॉफी ठंडी नहीं लेकर आया था, कॉफी बहुत ज्यादा गर्म थी। यामी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है भैया, अगर कॉफी गर्म थी नम का हाथ क्यों नहीं जला। यामी की बात सुनकर अनिल भी कंफ्यूज हो गया। अचानक उसे ध्यान आया, उसने अपने लिए भी कॉफी बनाई थी। ये याद आते ही बोला, मेरी कॉफी अभी सही सलामत है, उसे देखो वह गर्म है। ये सुनकर यामी जल्दी से कॉफी के पास गई, अपने हाथ में लगी आंसू की एक बूंद उस कॉफी भी में डाल दी। फिर उन दोनों को दिखाते हुए बोली, देखो भैया, कॉफी बिल्कुल भी गर्म नहीं है।
ये सुनकर नमित और अनिल ने देखा, सच में मूवी कर्म नहीं थी। यामी ने सोचा एक और फायदा इन आंसुओं से हो गया। अजीब तरह से अपने हाथ में मौजूद आंसुओं को देखते हुए डेविल स्माइल करने लगी। नामित और अनिल कॉफी को देख रहे थे। उनका ध्यान यामी की डेविल स्माइल पर नहीं गया। वो सब अपनी अपनी सोच में गुम, कभी कॉफी को कभी एक दूसरे को देख ही रहे थे। अचानक नमित का फोन बजा। नमित ने अपनी पॉकेट सिर्फ फोन निकाला। फोन करते हो रे नंबर को देखा। फोन पर मॉम का कॉल आ रहा था। ये देखकर नमित की भौहें सिकुड़ गई। यामी की नज़र भी नमित के फोन पर आ रहे नाम पर उसकी भौहें भी चढ़ गई। यामी ने सोचा, नमित की मां शाही खानदान से होने के बाद बेवकूफ़ एक औरत है। सुमित्रा जी ने बस अपने पति से किए गए वादा और अपनी बेस्ट फ्रेंड काजल से किए गए वादे के कारण बहुत कुछ खो दिया था। सुमित्रा जी ने वादे निभाने के लिए सही गलत देखना छोड़ दिया। सुमित्रा जी को कभी चिराग गलत नजर नहीं आया। हमेशा अपने बेटे को ही गलत समझती। चिराग का हमेशा गलत में भी साथ देती। इसी चक्कर में वो अपने मायके और अपने बेटे को खो दिया। चिराग के लिए हमेशा नमित से सैक्रिफाइस करवाती। सुमित्रा जी ने नमित को ऑर्डर दिया था, वो कभी भी दुनिया के सामने चिराग से ऊपर नहीं जा सकता। चाहे किसी भी मामले में हो, उसे हमेशा चिराग का साथ देना है, चाहे चिराग गलत हो या सही हो। नमित ने अपनी मॉम का फोन उठाया। उधर से सुमित्रा जी की आवाज आई, नमित तुम्हें अभी के अभी घर आना है, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये सुनकर नमित समझ गया, उसकी माँ उसे मिलने के लिए नहीं बुला रही, जरूर चिराग ने उसकी माँ को उसके खिलाफ भड़काया है। ये सोचते हुए उसने ना में सिर हिलाया। नमित बोला ठीक है, फिर फोन काट दिया। उसकी माँ उसे मिलने के लिए नहीं बुला रही, जरूर चिराग ने उसकी माँ को उसके खिलाफ भड़काया है। ये सोचते हुए उसने ना में सिर हिलाया और बस एक जवाब में उत्तर दिया, ठीक है। वह फिर फोन काट दिया। उधर बड़ी सी हवेली में आलीशान सोफे पर बनारसी साड़ी में महिला बैठी थी। महिला ने सिंपल बालों का जुड़ा बांध रखा था। वह महिला बहुत खूबसूरत थी। महिला की नीली आंखें, गुलाबी होंठ, गोरा रंग, गले में एक सिंपल सा मंगलसूत्र, हाथों में हीरे की चूड़ियां पहने बैठी थी। वह सिंपल और सुंदर लग रही थी। उस महिला को देखकर कोई भी बता सकता था, यह महिला कितने साफ दिल के साथ मासूम भी है। ये मैसेज सुमित्रा अग्रवाल, मिस्टर विक्रम अग्रवाल की वाइफ और हर्षवर्धन ठाकुर की इकलौती बेटी और नमित की मां। इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड मैसेज काजल अग्रवाल, मिस्टर विक्रम अग्रवाल की पहली पत्नी से वादा किया था, वह हमेशा चिराग को अपना बेटा मानेगी, कभी भी अपने बच्चे नहीं देखेगी। लेकिन सुमित्रा जी एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई है। इस बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती थी। विक्रम जी भी ऐसा ही चाहते थे। वो चिराग को अपने बच्चे के रूप में नहीं रखना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे सुमित्रा जी कभी अपने बच्चे और सौतेले बेटे चिराग में फर्क ना करें। इसलिए उन्होंने भी अबॉर्शन के लिए हाँ बोल दी। फिर महेश अग्रवाल और हर्षवर्धन ठाकुर ने उन दोनों को मजबूर किया नमित को जन्म देने के लिए। लेकिन विक्रम जी ने सुमित्रा जी से वादा लिया, वह हमेशा पहले नंबर पर चिराग को रखेंगी, एक बार के लिए अपने बच्चे को खुद से दूर कर देंगे, चिराग को कभी इस घर से या खुद से अलग नहीं करेंगी। सुमित्रा जी ने भी विक्रम जी से वादा कर दिया था। उस दिन के बाद विक्रम जी और सुमित्रा जी नामित के जन्म होने के बाद से ही उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। वह दोनों बस चिराग को ही अपनी बच्चे की तरह पालते थे। नमित को हमेशा उसकी नैनी और उसके दादाजी नाना जी ने ही पाला था। मॉम डैड ने कभी नमित की तरफ ध्यान नहीं दिया था। सुमित्रा जी थोड़ी देर पहले नमित से बात करके फोन रखकर किसी सोच में गुम हो गई थी। अचानक उनके मुंह से निकला, मेरा बेटा होकर मुझे मां तक नहीं बोल रहा, ऐसा भी क्या हो गया, सब कुछ मिल रहा है, फिर वह मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, जैसे मैं कुछ लगती नहीं। उसने बस एक लाइन में जवाब देकर बिना हेलो बाय किए फोन काट दिया। नमित बेटा, तुम समझते क्यों नहीं, तुम्हारे पास मॉम डैड दादा नाना सब है, चिराग के पास मां नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम क्यों चिराग से जलते हो। फिर बच्चों की तरह बोली, हाउ रूड। इस वक्त सुमित्रा जी एक बच्चे की तरह लग रही थी, जिससे किसी बड़े ने इग्नोर कर दिया हो। सुमित्रा जी के पास खड़ी एक मेड मन ही मन हंसने लगी और मन में बोली, मैम आपको ऐसा क्यों लगता है, चिराग बाबा के पास मां नहीं है और नमित बाबा के पास सब है। असल में आप गलत हो, नमित बाबा के पास कोई नहीं है और चिराग बाबा के पास सब कुछ है। आप बहुत ज्यादा भोली और बेवकूफ हो। आपको चिराग और आपके देवर देवरानी बेवकूफ बनाकर सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। आपने अपने भोलेपन में अपने बेटे और परिवार को खो दिया। विक्रम साहब की बात, वो ना तो आपकी परवाह करते हैं ना नमित बाबा, उन्हें बस चिराग बाबा से मतलब है। चिराग बाबा को अपने साथ अन्याय लगता है, वह भी इसलिए क्योंकि उनकी हर चीज बांटने वाला छोटा भाई है। उनके साथ कौन सा अन्याय हुआ। इधर नमित यामी और अनिल को बाय बोलकर निकल जाता है। अग्रवाल फैमिली इंट्रोडक्शन। अग्रवाल फैमिली का हेड महेश अग्रवाल, अग्रवाल कॉरपोरेशन सीईओ और महेश का बड़ा बेटा विक्रम अग्रवाल। विक्रम अग्रवाल की पहली वाइफ काजल अग्रवाल।
विक्रम की दूसरी वाइफ और ठाकुर परिवार की इकलौती बेटी मिसेज सुमित्रा ठाकुर अग्रवाल। काजल और विक्रम का बेटा चिराग अग्रवाल। विक्रम और सुमित्रा का बेटा नमित अग्रवाल। महेश का छोटा बेटा रमन अग्रवाल। रमन अग्रवाल की वाइफ रजनी अग्रवाल। रमन और रजनी का बेटा कार्तिक अग्रवाल। रमन और रजनी की बेटी कीर्ति अग्रवाल। सेन और भारद्वाज फैमिली का इंट्रोडक्शन। मुकुल भारद्वाज सेन फैमिली का घर जमाई। किरण भारद्वाज मुकुल भारद्वाज की दूसरी वाइफ। मीता भारद्वाज मुकुल भारद्वाज की पहली वाइफ। अनिल भारद्वाज मुकुल और किरण का बेटा और यामी का सौतेला भाई। यामी सेन मुकुल भारद्वाज और मीता सेन की बेटी। मेन विलन का इंट्रोडक्शन। अंकिता यादव, विवेक कश्यप, कपिल धारण, लीला मुखर्जी, कविता ठाकुर, चिराग अग्रवाल, रमन अग्रवाल इत्यादि। नमित सेन हाउस से निकलकर अग्रवाल हवेली पहुंचा। उसकी मॉम के पास एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। क्रिस्टल हाई हील, उसके चेहरे बहुत सारा मेकअप कर रखा था। वह बैठने पर बात करने में बहुत ही एलिगेंट और ऊंचे खानदान से लग रही थी। वह लड़की सुमित्रा जी से बहुत प्यार से बात कर रही थी, जैसे वह सुमित्रा जी को पता नहीं कब से जानती हो। सुमित्रा जी भी उसके साथ खुश लग रही थी। नमित अपनी मां को गौर से देख रहा था। उसे यहां से उसकी मां का फोन आने पर ही अंदाजा हो गया था, कुछ तो गड़बड़ है। इस लड़की को यहां देखकर नामित लगभग यकीन कह सकता था, चिराग का कुछ तो प्लान है, जो उसकी बोली और बेवकूफ मां के द्वारा पूरा करना चाहता है। नमित अपनी मां को अग्रवाल परिवार से निकालकर अपने साथ ले जाना चाहता है। नमित को पूरा यकीन है, उसकी मां उसके साथ अग्रवाल हवेली को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। जब तक सच्चाई उसकी मां अपनी आंखों से नहीं देख लेगी, तब तक मिस्टर अग्रवाल और चिराग अग्रवाल के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहेंगी। अगर नमित ने उन दोनों के खिलाफ कुछ भी बोला, वह नमित से और दूर हो जाएंगी। तब कम से कम उसे वह अपना बेटा तो मानती हैं, फिर वह उससे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगी। फिर अपनी मां को बचाना नमित के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नमित शांति से जाकर एक सिंगल सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में ईमेल चेक करने लगता है। इधर सुमित्रा जी को नहीं पता था, उनका बेटा आ चुका है। उस लड़की ने नमित को आते हुए देख लिया था। उसने जानबूझकर नमित को इग्नोर करके सुमित्रा जी से बातें करती रही और नमित को ये दिखाने लगी, उसकी मां को नमित को ये दिखाने लगी, उसकी मां को उससे नमित को ये दिखाने लगी कि उसकी मां को उससे ज्यादा नमित को ये दिखाने लगी, उसकी मां को उससे ज्यादा उसकी परवाह नमित को ये दिखाने लगी। वहां खड़ी सभी सर्वेंट को अपने नमित बाबा के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उनकी खुद की मां अपने बेटे पर ध्यान देने से ज्यादा उस लड़की पर ध्यान दे रही है। सुमित्रा जी को नमित के आने का पता कैसे नहीं चला। मेड सोच रही थी मां को उसके बेटे के दुख दर्द मिलो कोसों दूर से महसूस हो जाते हैं। सुमित्रा जी के साथ ऐसा क्या है जो उन्हें अपने बेटे के आने के बारे में भी नहीं पता चल रहा? क्या सुमित्रा जी अपने बेटे को दिल से निकल चुकी है? अगर कोई इंसान हमारे दिल में होता है, वह हमारे आसपास होता है, हमें महसूस हो जाता है। सुमित्रा जी के साथ ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें अपने बेटे के आने का भी एहसास नहीं हुआ? सबसे ओल्ड मेड से जब ये सब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने जानबूझकर एक ना टूटने वाले शोपीस को नीचे गिरा दिया। उस मेड ने चाहा था नमित बाबा पर सुमित्रा मैडम का ध्यान जाए। वह चला भी गया था। सुमित्रा जी खुशी से बोली, तुम आ गए नमित बेटा। नमित इतनी देर से सोफे पर बैठा मेल चेक कर रहा था। अपने लिए बेटा सुनकर हैरान होकर अपनी मां को देखने लगा। दरअसल सुमित्रा जी हमेशा नमित को नमित ही बुलाती थी, कभी और मॉम्स की तरह निकनेम देना दूर, कभी उन्होंने नमित को बेटा भी नहीं कहा था। सुमित्रा जी को इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ। आज नमित अपने दिल में अलग ही खुशी महसूस कर रहा था। उसने अपने चेहरे पर शो नहीं होने दी। सुमित्रा जी बोली, नमित बेटा तुम आ गए, देखो आज तुमसे मिलने कौन आया है। ये सुनकर भी नमित ने कुछ नहीं कहा, वह गौर से बस अपनी मां का चेहरा देख रहा था। सुमित्रा जी ने आगे कहा, बेटा तुम इसे नहीं जानते, मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ। ये लीला मुखर्जी, मुखर्जी खानदान की सबसे छोटी बेटी। यह बहुत ही इंटेलिजेंट और सुंदर है, और यह चिराग की दोस्त भी है। अपनी मां की बात सुनकर चिराग मन में बोला, हाँ मुखर्जी खानदान की सबसे गिरी हुई नाजायज औलाद इसकी खुद की एक नाजायज औलाद है। यह मेकअप लगाकर इतनी सुंदर दिख रही है। मैं जानता हूं कि चिराग ने इसे मुझे प्यार के जाल में फंसा कर शादी करके मेरे नाना जी की जायदाद हड़पने के लिए बुलाया है। चिराग अग्रवाल, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे प्लान की खबर नहीं है? मुझे तुम्हारे कदम कदम की खबर है, वरना मैं तुम जैसे कीड़े की खबर नहीं रखता। पर वह क्या है ना, मेरी जान, मेरी जिंदगी तुमसे जुड़ चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे तुमसे अलग हो रही है। एक दिन उसे तुमसे पूरी तरह अलग कर दूंगा। फिर तुम्हें कीड़े की तरह मसल कर नहीं रख दिया। मेरा नाम भी नामित ठाकुर नहीं। फिर अपनी मां की बात ध्यान से सुनने लगता है। सुमित्रा जी आगे बोली, बेटा ये बहुत अच्छी लड़की है, मुझे भी पसंद है। मैंने तुम्हारे लिए इसे अपनी बहू के रूप में चुना है।
इधर नमित को देखकर लीला की लार टपक रही थी। उसने मन में सोचा चिराग तो बोल रहा था उसका भाई चंपू है, ये क्यूट और हैंडसम है। वह चिराग मुझे इसके प्यार में पिघलने से रोकने के लिए वह सब बुराइयां कर रहा था। फिर चिराग अपनी नफरत में इसे बदसूरत बता रहा था। लीला ने सोचा इस हॉटी को एक बार तो अपना बनाकर रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर जब इसकी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, फिर इसे मेरी क्लब में कस्टमर की एंजॉयमेंट के लिए रखूंगी। यह अमीर औरतों के दिल बहलाने के बहुत काम आएगा। मेरा बिजनेस अच्छा खासा चलेगा, इसकी वजह से मोटी कमाई कर पाऊंगी। इधर लीला अपने सपने संजो रही थी। इधर नमित ने शांति से बोला, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। सुमित्रा जी बोली, अरे बेटा अभी तुम्हें शादी करने को कौन बोल रहा है, अभी तो मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाने के लिए बुलाया है। तुम दोनों 2 साल तक एक दूसरे को जानो, फिर 2 साल बाद तुम दोनों की सगाई करवा दूंगी। ये सुनकर नमित शांति से बोला, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए, अब मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर नमित उठकर जाने लगा। उसकी माँ बोली, बेटा डिनर करके चले जाना। नमित दोबारा शांति से बोला, मुझे कुछ काम, मैं बाहर डिनर करूंगा, आप आराम से डिनर करके आराम करो। ये सुनकर सुमित्रा जी भी खुश हो गई। उनका बेटा उनकी परवाह करता है, बस उसे इंट्रोवर्ट रहना पसंद है। शायद लीला उसे घुलना मिलना सिखा दे। ये सोचकर सुमित्रा जी उम्मीद से लीला को देखने लगती है। लीला भी नकली स्माइल कर देती है। फिर बोली, आंटी जी मैं नमित को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। लीला बोल ऐसे रही थी जैसे नमित उसके घर में आया हो और नमित को छोड़ने जा रही हो। सुमित्रा जी बोली, हाँ बेटा जाओ और थोड़ा अकेले में बात भी कर लो और कल मिलने का भी डिसाइड कर लो। ये बोलकर सुमित्रा जी लीला की तरफ चिढ़ाने वाली स्माइल करने लगती है। लीला भी सुमित्रा जी की तरफ देखकर शर्माने का नाटक करने लगती है। उसके बाद दिल्ली तेज कदमों से नमित के पीछे जाने लगती है, क्योंकि नमित कब का ही वहां से निकल गया था। वह नमित के जाने से पहले उससे अकेले में मिलना चाहती थी। लीला ने मन में सोचा, मैंने नहीं सोचा था ये चिराग की भाषा में कहा जाए, चंपू इतनी आसानी से मेरी खूबसूरती के जाल में फंस जाएगा। फिर खुद पर इतराते हुए बोली, लीला की खूबसूरती का जाल ही ऐसा है, बड़े बड़े चालाक अमीर लोग भी नहीं बच पाते हैं। यह एक भोला भाला लड़का है। लेकिन लीला को यह नहीं पता था, लीला जिसे अपने जाल में फंसाने की सोच रही है, वह उसके लिए कब का ही जाल बिछा चुका है। उसे नमित अपने जाल में फंसाकर धीरे धीरे अंधेरे में धकेल देगा। इधर नामित पार्किंग में आकर जैसे ही कार में बैठने वाला था, इतने में पीछे से लीला सॉफ्ट आवाज में नमित को पुकारा, मिस्टर नमित। ये सुनकर नमित रुक जाता है। नमित शांति से खड़ा होकर लीला के मेकअप से पुते चेहरे को देखकर मन ही मन बोला, अब देखते हैं इस मेकअप की दुकान की एक्टिंग स्किल्स, चलो शुरू हो जाओ। नमित इतना ही सोचा था। लीला ने अपनी एक्टिंग चालू कर दी और अपने बालों को अदा से कान के पीछे करके शर्माते हुए बोली, हमारी अकेले में बात ही नहीं हुई और घर वाले हमारी सगाई और शादी के बारे में सोच रहे हैं। मैं एंगेजमेंट से पहले आपको अच्छी तरह जानना चाहती हूँ, आपको मुझे जाने का मौका देना चाहती हूँ, इसीलिए हम डिसाइड कर ले तो अच्छा है कब और कहाँ मिलना है अगली बार, जिससे हम एक दूसरे को जान पाए। ये सुनकर नमित बोला, ठीक है मैं सोच कर बता दूंगा। इतना बोलने के बाद दोबारा नमित अपनी कार में बैठने ही वाला था। लीला ने फिर से पुकारा, मिस्टर नमित हम एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करेंगे, आप अपना नंबर तो देते जाए। नमित ने चिढ़ भरी टोन में कहा, जैसे आपको मेरा घर और मेरी माँ मिल गई, उसी तरह कांटेक्ट नंबर भी हासिल कर लीजिए। आपके लिए तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप चिराग भैया की फ्रेंड है और मुखर्जी खानदान की छोटी बेटी भी इतनी पावर के साथ मेरा कांटेक्ट नंबर हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए मिस मुखर्जी, इसलिए मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए, मेरे पास आपकी तरह बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। ये सुनकर लीला को गुस्सा तो बहुत आता है। खुद को शांत करके मन में बोली, लीला तुम्हें चिराग को उसका मकसद हासिल करने में मदद करनी है, फिर तो जिंदगी में ऐश ही ऐश। और यह हॉटी आज जो अकड़ दिखा रहा है, इसकी अकड़ मैंने नहीं निकाली, मेरा नाम भी लीला मुखर्जी नहीं, इसका ये घमंड मैं ऐसा तोड़ूंगा कि अपना गुलाम बनाकर रखूंगी। लीला प्यार से बोली, कोई बात नहीं मिस्टर नमित, आप चले जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, अगर आप मुखर्जी हाउस के रास्ते की तरफ जा रहे हैं, मुझे भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं चिराग के साथ आई थी। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, मुझे मुखर्जी खानदान से गाड़ी बुलानी पड़ेगी, बेचारे ड्राइवर को परेशान करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास टाइम है, मुझे छोड़ दीजिए। लीला नमित के सामने दयालु और मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, ऐसे दिखा रही थी। लीला ने नमित चिढ़ और इग्नोर करना, उसे पता ही नहीं चला वह इतनी मासूम और दयालु है। ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए वह खुद जाना चाहती है। उसके साथ लिफ्ट लेकर ऐसी एक्टिंग लीला इसलिए कर रही थी, आजकल के ज्यादातर लड़के इनोसेंट और दयालु लड़कियों को ही पसंद करते हैं। यही ट्रिक लीला नमित के साथ खेलना चाहती थी।
लीला को नहीं पता था नमित उसकी एक्टिंग को जानता है। नमित लीला को और उसकी एक्टिंग स्किल्स को इग्नोर करके अपनी अपनी कार से स्पीड से वहां से निकल गया। यामी का फोन देखकर नमित के चेहरे अट्रैक्टिव स्माइल आ जाती है और नमिता खुद से बोला, यम बेबी तुम्हें पता है कब तुम्हारे नम का मूड खराब है, इसीलिए तुमने बचपन की तरह सामने ना आकर फोन करके मूड सही करने का काम किया है। फिर नमित फोन उठाता है। चैप्टर 12 नमित की आंतरिक शक्ति। जब नमित ओल्ड अग्रवाल हवेली से निकल जाता है, रास्ते में उसे यामी का कॉल आता है। नमित यामी का कॉल उठाकर बोला, यम कैसे याद किया? यामी बोली, कुछ नहीं, कल क्या तुम स्कूल आ रहे हो? ये सुनकर नमित कड़क आवाज में बोला, कोई जरूरत नहीं है, 3 दिन और स्कूल जाने की, आराम से घर पर रेस्ट करो और तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मैं घर पर आकर सोल्व कर दूंगा। यामी थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, नम तुम जानते हो मॉम डैड वापस आ चुके हैं, जब तक वह वापस बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाते तब तक के लिए मुझे स्कूल जाना ही होगा, वरना वह मुझे परेशान करेंगे। शाम को अनिल भैया घर पर रहते हैं, उनके डर से मॉम डैड कुछ नहीं करते, पर उनके जाने के बाद वो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। नम तुम बोल रहे हो तुम घर आकर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे? तुम्हें पता है ना मॉम डैड तुम्हें घर में घुसने भी नहीं देंगे, अगर तुम्हें घर में इनवाइट भी कर लिया वह तुम्हें मेरी पढ़ाई में हेल्प नहीं करने देंगे। तुम तो जानते हो वह चाहते ही नहीं मैं अपने करियर में कुछ करो। मॉम डैड बस मुझे अग्रवाल फैमिली की एक हाउसवाइफ बनाकर रखना चाहते हैं। मैंने डिसाइड किया है, मैं अपने करियर को बुलंदियों पर पहुंचाना चाहती हूँ। ये सुनकर नमित बोला, ठीक है, एक काम करना, तुम कल स्कूल आ जाना, अपना ध्यान रखना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, दूसरों की बातों पर और हरकतों पर ध्यान मत देना, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। एक काम करता हूँ, कल मैं ही तुम्हें पिक कर लेता हूँ, पूरे दिन अपने साथ रख लूंगा, तुम्हारा पूरा ख्याल भी रखूंगा। ये सुनकर यामी में नमित को चिढ़ाते हुए बोली, ओके डैडी, आपके साथ ही रहूंगी। ये सुनकर नमित एक पल के लिए हैरान हो गया, फिर धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? डैडी बोलने की कभी वो दिन भी आएगा, तब तुमसे बोला नहीं जाएगा। जब यामी नमित की बड़बड़ाना सुनती है, उसे बस इतना ही सुनाई देता है, एक दिन तुम बोल नहीं पाओगी। ये सुनकर यामी कंफ्यूजन में नमित से बोली, क्या नहीं बोल पाऊंगी? मैं ये सुनकर नमित बात बदलते हुए बोला, ओके अब तुम सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें स्कूल के लिए पिक कर लूंगा। ये सुनकर यामी बोली, ठीक है, मैं भैया को बोल दूंगी, गुड नाइट बाय। ये बोलकर यामी फोन काट देती है, बेड पर लेट कर सो जाती है। पता नहीं मॉम का कॉल देखकर मेरे दिल में इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। जब तुमसे बात करने से सारी बेचैनी खत्म हो गई। स्कूल जाने का तो बहाना था। यामी अपने सो कॉल्ड मॉम डैड से नहीं डरती थी, क्योंकि अब उसके पास इतनी शक्ति थी, वह अपने इन सो कॉल्ड मॉम डैड से निपट सकें। मैं बस तुमसे बात करके अपनी बेचैनी दूर करना चाहती थी। ये बोलकर अचानक ही आने के चेहरे पर शर्मीली स्माइल आ जाती है। दरअसल नमित बड़बड़ाना यामी ने सुन लिया था। आंतरिक शक्ति के कारण यामी के सुनने की शक्ति बढ़ चुकी थी। अगर यामी पहले वाली 17 साल की लड़की होती, शायद उसे डैडी शब्द का मतलब नहीं पता होता। यामी को पता ही नहीं चलता कब उसे नींद लगी और यामी सो गई। इधर नमित अपनी कार को स्पीड से दौड़ाते हुए एक सुनसान एरिया में आलीशान महल जैसे घर के बाहर आकर रोगी। इतने में 100 से ज्यादा बॉडीगार्ड उसकी कार को घेर कर खड़े हो गए। एक्चुअली यह महल 500 एकड़ एरिया के बीच बना था। ये पूरा 500 एकड़ एरिया नमित था। पूरे 500 एकड़ एरिया में ऐसे सिक्योरिटी थी। इस दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा इस सिक्योरिटी को बेस्ट हैकर के साथ नहीं तोड़ पाया था। अब दुनिया की सबसे खतरनाक हत्यारा रोनाल्डो जॉनसन नमित के आगे घुटने टेक कर उसे अपना बॉस बना लिया था। उसके बाद से रोनाल्डो नमित के लिए ही काम करता था। नमित के एक इशारे पर यह बिना किसी को भी पता चले मरवा सकता था। चाहे तो पूरी अग्रवाल फैमिली और मुकुल और किरण को एक झटके में मरवा सकता था। किरण मुकुल को मारकर यामी को हट नहीं करना चाहता था। अग्रवाल फैमिली को मारकर अपने दादाजी महेश अग्रवाल को हट नहीं करना। रोनाल्डो बोला, बॉस आप अग्रवाल फैमिली और भारद्वाज कपल को मरवा क्यों नहीं देते? नमित चेहरे पर उदासी लिए हुए बोला, रोनाल्डो तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक हत्यारे हो। तुम्हारा ना घर है ना परिवार, पर मैं किसी से प्यार करता हूँ और किसी ने मुझे इस दुनिया में लाने के लिए अपनों से भी लड़ाई की है। उन दोनों को हटना हो, इसीलिए मैंने उन दोनों फैमिली को छोड़ रखा है। अनिल भारद्वाज की क्या गलती है? इसमें किरण उसकी सगी माँ है। उसे मारकर मैं अनिल भैया को तकलीफ नहीं दे सकता। ये सुनकर रोनाल्डो बोला, बहुत अच्छा ही है। मेरा घर परिवार नहीं है, क्योंकि घर परिवार आपके और लेडी बॉस के जैसे होते हैं। मैं अनाथ और अकेला ही ठीक हूँ। इतने दिन बस मुझे अफसोस होता था, मैं अनाथ क्यों हूँ, मेरा परिवार क्यों नहीं है। आज मैं खुश हूँ। भगवान ने मुझे अनाथ पैदा किया, वरना मैं भी ना तो दुखी रह सकता था, मैं सुख से खाना खा सकता था। मेरे सामने मेरे अपने होते हुए भी वह अपने नहीं होते।
ये सुनकर नमित रोनाल्डो की कला थपथपाते हुए, रोनाल्डो, यह जरूरी नहीं हर परिवार एक जैसा होता है। बस मेरी और तुम्हारी लेडी बॉस की किस्मत खराब है। तुम्हारी लेडी बॉस से मुझे याद आया, मैंने तुम्हें बताया था, तुम अपनी लेडी बहुत की असली माँ बाप को ढूंढो। ये सुनकर रोनाल्डो झिझकते हुए बोला, बॉस, मैं लेडी बॉस के असली पेरेंट्स को ढूंढ लूंगा। लेकिन आप मुझे एक बात बता सकते हैं, अगर लेडी बॉस का असली परिवार भी अग्रवाल फैमिली और भारद्वाज कपल की तरह निकला, तो क्या करोगे? रोनाल्डो की बात का जवाब देते हुए नमित बोला, तुम एक काम करना, तुम्हारे हैंकर से बोलना उनके परिवार को ढूंढने के बाद पूरे परिवार की हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल कर मुझे दे। वो लोग क्या खाते हैं, कब पानी पीते हैं, कब सोते हैं, कब कहाँ जाते, पूरी डिटेल चाहिए। ये सुनकर रोनाल्डो बोला, ठीक है बॉस। रोनाल्डो वहां से जाने लगा। तभी उसे नमित की आवाज सुनाई दी, रोनाल्डो, तुमने मुझे पूछा था ना, तुम्हारी लेडी बॉस का असली परिवार भी अग्रवाल फैमिली और भारद्वाज कपल की तरह हुआ। मैं क्या करूंगा, मैं उन्हें कभी भी हम तक नहीं पहुंचने दूंगा। अपने बॉस की बात सुनकर रोनाल्डो नाथ स्माइल के साथ वहां से चला जाता है। नमित अपने असिस्टेंट के पास जाता और बोला, नवीन, मैंने कहा था ना, जल्दी लीला मुखर्जी मेरे घर तक पहुंचने वाली है। लेकिन लीला मुखर्जी और चिराग मुझसे भी तेज निकले। मेरी भोली और बेवकूफ माँ को अपने शिकार के रूप में चुना। वैसे नवीन, मेरी भविष्यवाणी कैसे लगी? पूरी तरह से मेरी भविष्यवाणी सही हुई ना? नवीन, जी हाँ, मैं सिर हिला दिया। मन में बोला, बॉस, कहाँ से आपने भविष्यवाणी की? यह तो आपने उनके पीछे लगा रखे सूंघने वाले कुत्तों ने बताया है। तुम सही सोच रहे हो, ये भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि जाल है। उन दोनों कीड़ों को फंसाने के लिए इतने दिन मेरे हाथ बंधे थे। अब मैं उस चिराग अग्रवाल को बताऊंगा, नमित ठाकुर चीज क्या है। उसका दिन रात का चैन नहीं छीन लिया। मेरा नाम भी डार्क डेविल नहीं। ये बोलकर हो गुस्से में सामने की तरफ की टक देखने लगता है। उसे की आंखें और ज्यादा काली हो जाती हैं। वह इतनी देर से पत्थर को घूर रहा था, उस पत्थर का पाउडर बन जाता है। ये देख नवीन डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उसे पता है वह अब अपने पूरे अवतार में आ गए हैं। उनकी शक्तियां भी सक्रिय हो चुकी है। एक्चुअली नमित का पुनर्जन्म नहीं हुआ था, उसे जन्म के साथ ही ठाकुर खानदान के वारिश के कारण उसे शक्तियां हासिल हुई है। ठाकुर खानदान की सीक्रेट विधि के द्वारा नमित ने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया है। नमित को कुछ याद आता है, वह शांत हो जाता है। नवीन, तुम्हारे लेडी बॉस की आंतरिक शक्ति जागृत हो गई है। मुझे यह नहीं पता उनकी आंतरिक शक्ति किस लेवल की और कौन सी कैटेगरी की है, लेकिन मुझे इतना पता है, आंतरिक शक्ति तभी जागृत होती है जब इंसान या मौत से लड़कर आया हो। पुनर्जन्म लेकर और पुनर्जन्म असंभव नहीं पर मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है वह शायद जंगल में सांप के काटने की वजह से वह मौत से लड़ी है, इसीलिए उसकी आंतरिक शक्ति जागृत हो गई है। अब तुम्हें अपनी लेडी बॉस के सिक्योरिटी का इंतजाम करना होगा। तुम तो जानते हो ना, हम आंतरिक शक्ति की वाले लोगों को कितना खतरा है। नमित अपने डार्क डेविल बेस का सारा काम निपटा कर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। नमित के पास पैसों की कमी नहीं थी। वह अग्रवाल फैमिली से बचने के लिए और अग्रवाल खानदान को उसकी शक्ति से फायदा ना उठाने देने के लिए, वह इस अपार्टमेंट में जो उसकी लो प्रोफाइल मेंटेन करता था। नमित ने डिसाइड किया था, जब यामी उसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेगी तब वह पूरी दुनिया को अपना असली व्यक्तित्व और पावर दिखाएगा। अगली सुबह इंटरनेशनल स्कूल, नमित की कार आकर रुकती है। उसमें से यामी उतरकर बाहर आती है। नमित बोला, यम, तुम यहीं रहना, मैं अभी कार पार्क करके आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद नमित यामी के पास आता है। यामी से अपना और यामी का बैग लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट को पता कल क्या हुआ था, सबको पता था। यामी बेहोश हो गई थी। वैसे भी नमित को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके बारे में कोई क्या सोचता है, इसलिए उसने यामी का बैग भी उठा लिया था। इधर यामी को भी दुनिया वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने खुशी खुशी अपना बैग नमित को दे दिया था। उस बाद वह दोनों कॉलेज के अंदर है, एक साथ एंटर होते हैं। उनके सामने चिराग, लीला, आदित्य, विक्रम, नैतिक खड़े थे। तभी लीला नमित और यामी को एक साथ आते देख और नमित में का बैग लिए देख लीला को गुस्सा महसूस आता है। वह भी इसी वक्त यामी को मार देना चाहती थी, नमित को मारकर बताना चाहती थी वह बस उसका गुलाम बन सकता है और किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उसे अभी नमित के सामने इनोसेंट और दयालु बन के रहना था। इसीलिए उसने चिराग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिराग, हमारे दोनों एक साथ चलकर आ रहे हैं। इधर सबसे नमित ने कॉलेज में एंटर किया था। तब से कॉलेज के लड़के और लड़कियों की नज़र नमित पर ही थी, क्योंकि नमित वक्त कूल, क्यूट और हैंडसम लग रहा था। उसको ऐसे देखकर हर कोई हैरान था, ये वही चंपू है या नहीं, कृपया गौर से देखा। तब पता चला, हाँ सच में ये तो वही चंपू है। आज कितना अच्छा लग रहा है, सिंपल सा इतना चेंज होने पर इतना अच्छा लग रहा है। पूरी तरह अगर यह और लड़कों की तरह फैशन करें, पक्का ग्रीक गॉड लगेगा। जब चिराग के कानों में स्टूडेंट की बातें पड़ी,
उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद की। नमित को गुस्से देखने लगा। उसने सोचा नमित ने माँ का कहना टाला, ना कोई बात नहीं, बात करनी होगी। ये सोचकर वह नकली स्माइल के साथ यामी की तरफ चलने लगता है। चिराग जी धीरे चलते हुए नामित और यामी के पास पहुंच जाता है और नकली स्माइल करते हुए यामी से बोला, हेलो यामिटोया। मैं नेहरू के शहर में उसे हेलो बोला और वहां से अमित के साथ जाने ही वाली थी कि फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने बदला लेने का सोच उसके मन में एक आइडिया आया और उसने अमित को रोकते हुए बोला, नमित हमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी फोन से भी इसी स्कूल में पढ़ती है और मेरी क्लास में वह भले ही मेरे से थोड़ी पढ़ी है पर उसने 2 साल स्कूल स्कीम कर दी थी किसी काम से, इसलिए वह मेरी क्लास में और तुम्हारे लिए इसी को मैं ट्रांसफर करवाया है। तुम अपनी फियोंसे से नहीं मिलोगे क्या नमित? उसे थोड़ी जान पहचान करो। ये सुनकर यामी के चलते हुए कदम रुक जाते हैं। उसके दिल में दर्द महसूस होता है। फिर वह मोड़कर ध्यान से नमित और चिराग को देखने लगती है। जब चिराग यामी के रिक्शन को देखता है, वह भी यामी को और भड़काने के लिए बोला, ये लीला मुखर्जी खानदान की छोटी बेटी और कल ही मोम ने नमित की एंगेजमेंट की, लीला के साथ एंगेजमेंट फिक्स की है। 1 साल बाद इनकी एंगेजमेंट होगी, तब तक के लिए ही एक दूसरे को जान सकते हैं, फिर 2 साल बाद इन दोनों की शादी होगी। ये सुनकर खामोशी से नमित चिराग और लीला को देख रहा था। इतने में ही किसी ने उसके हाथ से बैग झटके से छीन लिया। ये यामी ही थी। नमित से अपना बैग छीनकर वहां से गुस्से में चली गई। लीला और चिराग के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। नमित ठंडे और शांत भाव से लीला और चिराग को देख रहा था। लीला नमित की नजरें अपने ऊपर महसूस करते हैं। शर्माने की एक्टिंग करने लगती है। नमित उन सबको एक एक नजर देखकर बस एक लाइन में बोला, जब किसी की मौत आती है वह अपनी मौत की तरफ भागता है। ये बोलकर नमित जिस दिशा में यामी गई थी उधर चला गया। नमित की बात सुनकर सभी कंफ्यूज हो गए और जाते हुए नमित की पीठ को घुरने लगे। चिराग नमित को इतना शांत देखते हुए अपने पैर पटके और लीला से कहा, तुम तो बोल रही थी तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस गया है। ये तो इतना शांत लग रहा था, हम लोगों को देख रहा था, उसी तरह तुम्हें भी देख रहा था। पहले इसलिए तुम पर ध्यान ही नहीं दिया था, जब तक मैंने उसे बताया नहीं तुम भी यहाँ हो। ये सुनकर लीला घबरा गई और बोली, मुझे लगता है वह बस यामी के सामने नाटक कर रहा है। इधर नमित यामी को ढूंढते हुए राहुल, नीति और प्रीति रीना आर्यन के पास आ जाता है। उनसे यामी के बारे में पूछता है। आर्यन, प्रीति, रीना मुंह बनाकर बोले, हम क्या जाने के पीछे पीछे घूम रहे हैं, वह अभी तक स्कूल नहीं आई है। ये सुनकर राहुल और नीति ने उन सबको इग्नोर करके नमित से पूछा, क्या हुआ है, तुम यामी को क्यों ढूंढ रहे हो? इस पर नमित बोला, चिराग ने कुछ बकवास कर दी, इसलिए वह नाराज होकर पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुनकर फिर से उन तीनों का मुंह बन गया और राहुल नीति बोले, कोई बात नहीं, वो जब भी गुस्सा होती है तुम्हें पता ही है वह अकेले में बैठना पसंद करती है, तुम्हें पता ही है क्या कहाँ गई होगी। उसके बाद नमित राहुल और नीति को बाय बोलकर यामी कैसी अलोन जगह की ओर चला जाता है। अमित वहां जाकर देखता है तो यामी एक पुराने से बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है और जमीन को देखते हुए कुछ सोच रही है। ये देखकर नमित जाकर यामी के बगल में बैठ जाता है और धीरे से यामी पुकारा, यम। यामी धीरे से बोली, हम। नमित फिर से बोला, मुझसे नाराज हो क्या? ये सुनकर यामी बोली, नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं यही सोचकर अपने आप से नाराज हूं। तुम्हारी मोम हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा भेदभाव करती है और तुम ऐसे दिखाते हो जैसे तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं जानती हूं तुम्हें अंदर ही अंदर कितना बुरा लगता है। कल तुम्हारी मोम ने जबरदस्ती लीला के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट करने की बात की होगी। तुम कितना दर्द में रहे होगे, मुझे ये देखकर खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हारा दर्द नहीं बांट नहीं सकती है। यामी की बात सुनकर नमित इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके नानाजी और दादाजी के अलावा उसका दर्द किसी ने भी नहीं समझा था। वह भी बस उसके दर्द को समझ सकते थे, उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं कहा, काश हम तुम्हारा दर्द बांट पाते। अचानक नमित ने यामी को खींचकर अपने गले से लगा लेता है। यामी को अपने कंधे पर एक गर्म पानी की बूंद महसूस होती है। उसे इमोशनली वीक महसूस कर नमित की पीठ सहलाने लगती है। यामी बोली, तुम जब चाहो मेरे साथ अपने सारे दर्द बांट सकते हो, तुम्हें जो चाहे, जैसे तुम्हें कभी माँ की लोरी सुनने को नहीं मिली या माँ की गोद में सोने का सुख नहीं मिला, कोई बात नहीं, तुम मेरी गोद में सो सकते हो। ये बोलकर यामी ने नमित सर अपनी गोद में रखकर उसका सर सहलाने लगी। नामित यामी के गोद में सर रखते ही एक अलग ही सुकून और प्रोटेक्शन की दुनिया में पहुंच गया है। असल में नमित कभी भी ऐसी सुकून और प्रोटेक्शन वाली फीलिंग महसूस नहीं की थी। माँ की गोद तो यहाँ भी को भी नहीं मिली, पर उसकी अनिल भैया एक माँ की तरह ही उसे रखते थे। अनिल की गोद में उसे माँ के जैसी सुकून और प्रोटेक्शन फील होती थी। 13 चिराग की साजिश। यामी नमित की तरफ देखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नमित, मैं खुद पर गुस्सा हुआ, तुमसे गुस्सा नहीं हुआ। मैं इन आंखों में मौजूद दर्द को बांट नहीं सकती। नम ऊपर से ऐसे दिखाते हो जैसे तुम्हें किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर कोई ध्यान से तुम्हारी आंखों में देखे तो उसे पता चले तुम्हें तुम्हें दूसरों की बातें सुनकर कितना दर्द होता है। तुमने कभी भी सुकून नहीं पाया। कभी कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। मैं तुम्हारा दर्द नहीं बांट सकती, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा सुकून देना चाहती हूँ जो तुम्हें सुमित्रा आंटी ने भी नहीं दिया। तुम्हें ऐसा फील करवाना चाहती हूँ तुम्हारे लिए भी इस दुनिया में कोई है। ये बोलकर यामी आरती पालती मारकर बैठ जाती है। फिर नमित को अपना सर उसकी गोद में रखने को बोलती है। नमित जैसा यामी कह रही थी वैसा ही करता है। यामी की गोद में अपना सर रख देता है। आज 17 साल बाद नमित को ऐसा महसूस किया वह स्वर्ग में आ गया हो। उसे दुनिया जहां का सुकून महसूस हुआ। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। यामी नमित के बालों में हाथ फिराने लगी। जिससे नमित को इतना सुकून मिला नमित को पता ही नहीं चला। उसे कब वही मिट्टी में नींद आ गई। नमित को सुकून से सोते देख यामी की आंखों में आंसू झलक है। यामी ने सोचा मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो उस मतलबी चिराग के प्यार में पड़ गई। एक सच्चे इंसान का दिल मैंने दुखी कर दिया। जिस इंसान को कभी अपनी माँ से एक सुकून और प्यार का कतरा नसीब नहीं हुआ, उस इंसान के प्यार ने ठुकरा दिया। फिर साजिशों के चलते उसकी शादी एक धोखेबाज वाइफ से हो गई जिसने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। ये सब सोचते हुए यामी ने कसम खाए यामी कभी भी अपने अनिल भैया और नमित का साथ नहीं छोड़ेगी। जिसने उसके नमित और भैया को तकलीफ पहुंचाए उनका वह सूद समेत वापस दूंगी। जितनी तकलीफ वह लोग उसके नमित और भाई को तकलीफ देंगे उससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ हो उन्हें देगी। ये सोचकर उसकी आंखें सिल्वर कलर की हो गई। अचानक यामी को महसूस हुआ जैसे उसे सब कुछ क्लियर दिखने लगा है। यामी को ऐसा लगा उसके देखने की शक्ति और बढ़ गई है। जब यामी ने गौर से चारों तरफ देखा उसने देखा कुछ दूरी पर चिराग खड़ा गुस्से में लाल आंखों से उन दोनों को ही घूर रहा है। ये देखकर यामी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। नमित को सोते देख यामी ने चिराग को गुस्सा और दिलाने के लिए नमित की फोरहेड पर किस कर लिया, जिस वजह से नमित भी नींद से जाग गया। लेकिन नमित ने अपनी आंखें नहीं खुली। वह देखना चाहता था यामी अब आगे क्या करेगी। नमित की 17 साल की लाइफ में पहली बार किसी ने ऐसे एक से और प्यार से फोरहेड पर किस किया था। नमित इस वक्त दुनिया का सबसे लकी इंसान खुद को समझ रहा था। जो उसे प्यार से किस कर रही थी वह उसका प्यार, जिंदगी, सांसें, धड़कने सब कुछ थी। नमित यामी के अगले एक क्षण का इंतजार कर रहा था। तभी यामी नमित के सर पर से लाते हुए बोली नम मुझे पता है तुम जाग गए हो, इसलिए अब चलो क्लास में चलते हैं। एक लेक्चर तुम मिस हो गया, अगला लेक्चर मिस नहीं करना। ये सुनकर नमित डेविल स्माइल करते हुए यामी को देखने लगता है। फिर यामी की गोद से सर उठाकर यामी को ही देख रहा था। ये देखकर यामी को समझ में आता है उसने अभी हरकत नमित को पता है। नमित की स्माइल देखकर यामी समझ गई अब वह उसे छोड़ आएगा। लेकिन नमित के चिढ़ाने पहले ही ये देखकर यामी बेशर्मी से डेविन स्माइल के साथ बोली क्यों क्या हुआ, लिप्स पर भी किस चाहिए क्या। यामी की बात सुनकर बेचारा नमित खुद शर्म आ गया। नामित के कान लाल हो गए। वह बोला जल्दी करो लेक्चर के लिए लेट हो जाएंगे। उसके बाद नमित और यामी वहां से चले जाते हैं। इतनी देर से चिराग वहां खड़ा यामी और नमित की सारी हरकतें देख रहा था। चिराग तब आया था वहां जब यामी नमित को अपनी गोद में सर रखने को बोल रही थी। चिराग को नमित यामी की गोद में सर रखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह गुस्से में इतनी देर तक जलते हुए उन दोनों की हरकतों को ही देखता रहा। उसे वहां जाकर नमित को यामी से दूर धकेलने का मन कर रहा था, लेकिन उसे कल वाले इंसिडेंट की याद आ गई, इसलिए गुस्से में उबलते हुए वहीं खड़ा रहा। उनके जाने के बाद चिराग खुद से बोला आज तुमने बेवकूफ और घमंडी यामी की गोद में सर रखकर सुकून के पल महसूस किए, उससे ज्यादा तुम्हें दर्द नहीं दिया। मेरा नाम भी चिराग अग्रवाल नहीं, ये सोचकर वहां से चला जाता है। फिर स्कूल से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर अपने डैड को कॉल करके रोने की एक्टिंग करके बोला डैड कल मोम ने नमित की एंगेजमेंट लीला मुखर्जी के साथ फिक्स की थी। आपने ही कहा था यामी मेरी फियोंसे है, फिर यह सब क्या चल रहा है। ये सुनकर मिस्टर विक्रम कंफ्यूजन में बोले क्या हुआ है, तुम बताओ सही, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। ये सुनकर चिराग बड़ा चढ़ाकर बताता है नमित लीला के साथ एंगेजमेंट के लिए तैयार होने के बाद मेरी फोन से यामी के साथ घूम रहा है। यामी को मेरे खिलाफ भी भड़का रहा है, जिसके कारण यामी ने हॉस्पिटल में और अपने घर पर मेरी 2 बार इंसल्ट की। यह बोलकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। तुम चिंता मत करो, उसे मैं देखता हूँ, तुमसे यामी कोई नहीं छीनेगा। वह लड़कियां मी और हमारा बिजनेस हमेशा से ही तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। उस लड़के के ज्यादा ही पंख निकल आए हैं, उसके पंख नहीं काटे तो मेरा भी नाम विक्रम अग्रवाल नहीं। ये बोलकर 2-4 बातें चिराग और समझा करो फोन काट देते हैं। फिर गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए बोले बेवकूफ लड़के, तुझे तो मैं बताता हूँ। इधर चिराग के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। खुद से बोला नमित उर्फ चंपू, तुमने आज कुछ बेवकूफ और घमंडी लड़की के साथ जितना सुकून हासिल किया था
उससे ज्यादा दर्द तुझे मेरी एक्टिंग स्किल्स से मिलेगा। फिर गुस्सा और नफरत के साथ बोला, तुम्हें क्या लगा तुम छोटी छोटी चाल खेलकर तुम बेवकूफ को और घमंडी यामी को मुझसे बचा सकती हो? कभी नहीं, तुम देखना बहुत जल्दी मैं एक बड़ी चाल खेल लूंगा। ये यामी मेरी मुट्ठी में होगी। फिर तुमको हिमाकत की ऐसी सजा दूंगा, तुम कभी मेरे खिलाफ जाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। वैसे आज की हिमाकत की सजा तुम्हें डैड से मिलेगी। काश मैं भी उस वक्त दयनीय स्थिति में देख पाता। ये सब सोचकर अपनी कार लेकर उनसे निकल जाता है। इधर विक्रम जी अपने ऑफिस में गुस्से में नमित को फोन करते हैं। वह क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहा था, इसीलिए विक्रम जी का फोन नहीं उठाता। नमित के फोन रिसीव ना करने के कारण विक्रम जी को इतना गुस्सा आता है। वह गुस्से में बोले, बेवकूफ लड़के, तुम्हें आज अच्छा सबक नहीं सिखाया। मैं भी तुम्हारा बाप नहीं, ये बोलकर अपने प्राइवेट विला की तरफ निकल जाते हैं। विक्रम जी की वाइफ काजल के मरने के बाद विक्रम जी ने बस चिराग को ही अपना सब कुछ माना। विक्रम जी सुमित्रा जी को कभी अपनी वाइफ नहीं माना, वह बस उनकी सुंदरता का आनंद लेते। उन्हें सुमित्रा जी खूबसूरत महिला लगती थी, जो किसी काम की नहीं थी। विक्रम जी सुमित्रा जी को घर में एक सुंदर इससे और महंगी शोपीस समझते थे, इसीलिए दोनों बाप बेटे उसका फायदा उठाते। सुमित्रा जी से चिराग और विक्रम जी का मतलब पूरा हो जाता। घर में रखे महंगे शोपीस की तरह सुमित्रा जी को भी इग्नोर कर देते। वह कभी भी सुमित्रा के सच्चे प्यार पर ध्यान नहीं देते। सुमित्रा जी को समझने की बजाय वो लोग सुमित्रा जी को एक इंसान भी नहीं समझते थे। विक्रम जी महीने में 2 या 3 बार ही ओल्ड अग्रवाल हवेली जाते थे। वह इस प्राइवेट विला में ही रहते थे। यहाँ पर यंग लड़कियों के साथ एंजॉय करते थे। पूरे शहर में पता था विक्रम जी अपनी पहली वाइफ की मौत के बाद कितनी औरतों के साथ सो चुके हैं, लेकिन कोई भी इतने बड़े खानदान के व्यक्ति को कुछ नहीं कह सकता था। वही सुमित्रा जी अपने पति पर अटूट विश्वास करती थी, इसलिए उन्होंने कभी भी विक्रम जी पर शक नहीं किया। लेक्चर अटेंड करने के बाद यामी और नमित स्कूल के बाहर आते हैं। अचानक नमित अपना फोन चेक करता है। उसमें अपने डैड यानी मिस्टर विक्रम अग्रवाल का फोन देखकर वह थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि विक्रम अग्रवाल के हाथों में उसकी मां है। इसलिए नमित ने जल्द से विक्रम अग्रवाल को दोबारा फोन मिलाता है। विक्रम अग्रवाल फोन उठाकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, अभी के अभी शांति सोसाइटी वाले मेरे प्राइवेट विला पर आओ। ये सुनकर अमित ने राहत की सांस ली। नमित को समझ आ गया, मिस्टर अग्रवाल ने उसे अपने प्राइवेट विला में क्यों बुलाया है। जब भी चिराग उनसे नमित की शिकायत करता था, तब वह उसे उसी प्राइवेट विला पर बुलाकर हंटर से मारते थे। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी स्माइल आ जाती है, क्योंकि आज भी उसके साथ उसे हंटर से पीटा जाने वाला है। उसे हंटर की चोट के दर्द की परवाह नहीं थी, उससे भी कहीं कड़ी ट्रेनिंग उसने की है, इसीलिए इसे हंटर के दर्द से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अपने डैड से बिना गलती के मार खाने से उससे तकलीफ होती थी। नमित को आज तक समझ में नहीं आया था, उसके डैड अपने दोनों बेटों में से चिराग को इतना प्यार क्यों करते हैं और उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। खैर छोड़ो, फिर नमित यामी की तरफ मुड़कर बोला, यम तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ, मुझे कहीं जाना है, मैं टैक्सी ले लूंगा। यामी के देखने की और सुनने की शक्ति बहुत तेज हो चुकी थी, क्योंकि उसकी आंतरिक शक्ति जागृत हो गई थी। वह नमित के पास ही खड़ी थी। विक्रम अग्रवाल चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, जिस वजह से यामी ने भी विक्रम अग्रवाल की बातें सुनी थी, उसे शक हो रहा था, जरूर विक्रम अग्रवाल नमित के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है। ये सोचकर यामी के दिल में दर्द हुआ और बोली, नहीं नमित, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। नमित यामी से बोला, देखो यह मुझे कहीं जरूरी काम से जाना रहे हैं, वहां मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। जब यामी नमित की आंखों में मजबूरी दर्द देखा, उसने नमित को फोर्स नहीं किया, उसे जाने दिया। नमित टैक्सी रोककर उसमें बैठ गया। शांति प्राइवेट विला की तरफ चलने को कहा। नमित की टैक्सी शांति सोसाइटी के गेट पर जाकर रुकी और नमित ने किराया दिया। विक्रम के प्राइवेट विला की तरफ चल पड़ा। नमित विक्रम के प्राइवेट विला के अंदर पहुंचा। सारे सवेरे उसे सहानुभूति से देख रहे थे। विक्रम लिविंग रूम में सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था, लेकिन वह राजा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो एक सोया हुआ राक्षस लग रहा था। विक्रम ने जब अपने मित्र को अपने सामने खड़ा देखा, गुस्से में बोले, चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक को। ये सुनकर भी नमित ने कुछ नहीं किया, वैसे ही खड़ा मिस्टर विक्रम को घूमता रहा। ये देखकर विक्रम को और ज्यादा गुस्सा आ गया और बोले, पहले की सजा भूल गया क्या, तू अकड़ दिखा रहा है। मैंने बोला मेरे सामने घुटने पर आओ। फिर भी जब नमित अपनी जगह से नहीं हिला, मिस्टर विक्रम ने चिल्लाकर सर्वेंट से कहा, मेरा हंटर लेकर आओ, ऐसे घुटनों पर नहीं बैठेगा, जब तक मैं इसे खुद घुटनों पर ना ले आओ। ही भूलकर गुस्से से नमित को घूरने लगे, लेकिन नमित को उनकी आंखों से रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा था। ये देखकर विक्रम जी ने गुस्से में कहा, लगता है तुम्हारे पंख ज्यादा ही बड़े निकल आए हैं, अब तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारी माँ अभी भी मेरी मुट्ठी में है,
मैं चाहूं उसे अभी सुसाइड करने को बोल दूं, वह सुसाइड करने को तैयार हो जाए, फिर तुम किसके दम पर मुझे अकड़ दिखाओगे। ये सुनकर नमित दिल कांप गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर क्यों नहीं होने दिया। च14 नमित की हंटर से पिटाई। विक्रम अपने सामने पहाड़ की तरह मजबूती से खड़े लड़के को देख रहे थे। उन्हें उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह इस वक्त उसके पैर तोड़कर उसे घुटनों पर लाना चाहते थे। इस लड़के की नाकारा होते हुए भी इतनी हिम्मत, वह सर ऊंचा करके उनके सामने खड़ा है। विक्रम जी की अपने सामने खड़े अपने बेटे को इस वक्त मौत के दरवाजे के उस पार भेजने की एक तीव्र इच्छा जागृत हो रही थी। ऐसा नहीं है अपने सामने खड़े लड़के से विक्रम जी नफरत करते थे, बात इतनी सी है अपने सामने इस लड़के का सर ऊंचा करके खड़ा होना। अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना विक्रम जी को पसंद नहीं आता था। एक ये नकारा लड़का गलती पर गलती करता और कभी झुकने और माफी मांगने की जगह ऐसे ही खामोशी से सर ऊंचा करके खड़ा हो जाता था। विक्रम ने सोचा, मैं अपने सामने खड़े लड़के से नफरत नहीं करता था, यह मेरा भी खून है। ऐसा नहीं है मुझे इससे कोई प्यार नहीं है, बात इतनी सी है, ये बस चिराग को नीचे गिराकर ऊपर उठना चाहता है। ये किसी और को नीचे गिराकर ऊपर उठना चाह रहा था, मैं इसका साथ देता, लेकिन यह अपने भाई को ही नीचे गिराकर ऊपर उठना चाहता है। मुझे इस चीज से नफरत है। चिराग का हक हमेशा चिराग का रहेगा, चाहे सामने मेरा खुद का बेटा ही क्यों ना हो। मैं कभी इसे भी चिराग का हक नहीं छीने दूंगा। अग्रवाल खानदान की प्रॉपर्टी का वारिस चिराग ही होगा। इसके नानू ठाकुर खानदान का वारिस इसे बनाना चाहते हैं, फिर भी इसका लालच खत्म नहीं हो रहा। अब यह अग्रवाल खानदान की प्रॉपर्टी के पीछे भी पड़ा है। अब इसकी बेवकूफ मां ने इसका रिश्ता मुखर्जी खानदान की बेटी के साथ भी कर दिया, फिर भी इसे अग्रवाल खानदान की प्रॉपर्टी चाहिए। शायद एक दिन मुखर्जी परिवार की प्रॉपर्टी भी हासिल करना चाहे। इस नाकारा लड़के के लालच का कोई अंत नहीं है। माँ इतनी बेवकूफ है, वही ये इतना लालची किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। ना लुक्स में अच्छा, ना पढ़ाई में अच्छा, ना स्पोर्ट्स में, ना बिजनेस में है। फिर यह प्रॉपर्टी हासिल कर भी लेगा तो कभी उस प्रॉपर्टी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसके जैसे नाकारा लोग बस दूसरों को इस्तेमाल करके उनकी प्रॉपर्टी हिना ही जानते हैं, और कुछ तो आता नहीं। वह लड़की यामी भी कितनी बेवकूफ है, पिताजी को भी पता नहीं ये फालतू सी शर्त को अपनी वसीयत में लिखने की क्या जरूरत थी। मैंने अभी भी पिताजी को बहुत बार इस वसीयत को चेंज करने के लिए कहा, लेकिन वह हमेशा अपने वादे की दुहाई देते हैं। एक पिताजी हैं, एक वह सुमित्रा है, एक ही यामी बहुत बड़े बेवकूफ है। सब लोगों का दिमाग पता नहीं किस चीज से बना है, ये सामने वाले का इंटेंशन भी नहीं देख पाते हैं। क्या पता वह लड़की यामी भी इसी की तरह लालची होगी और इन सब में इस नाकारा लड़के का साथ दे रही है। यामी के बारे में सोचकर और नमित का उसका साथ देता, यह सोचकर ही विक्रम जी गुस्से से लाल हो गए। नमित शांति से खड़ा उनके आते जाते भाव को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था, वह क्या सोच रहे हैं। नमित को डर था, कहीं उसके डैड उससे बदला लेने के चक्कर में कहीं उसकी मां को परेशान करने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं ना। तभी सर्वेंट हंटर लेकर आती है। उस हंटर को देखते हुए विक्रम जी बोले, नाकारा लड़के, अब बता, वो लंकी यामी भी तुम्हारे साथ अग्रवाल प्रॉपर्टी हासिल करने में तुम्हारा साथ दे रही है क्या? और तुम लोगों की मुखर्जी फैमिली की प्रॉपर्टी पर भी नजर है क्या, जो तूने उस लड़की के साथ एंगेजमेंट करने के लिए हाँ बोल दी? यामी का नाम सुनकर नमित के हाथ कांपने लगे। आखिर कितना ही समझदार क्यों ना हो, अगर वह सामने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसे डर लगेगा ही। आखिर वह था एक 17 साल का बच्चा ही ना, जो अभी तक एडल्ट भी नहीं हुआ। वैसे ही वह अपने आप में बहुत स्ट्रांग था, लेकिन जब बात अपनों पर आती है, समझदार से समझदार और तजुर्बेदार इंसान भी कांप जाते हैं। फिर नमित तो अभी एडल्ट भी नहीं हुआ था, उसको डरना लाजमी था। वैसे नमित को पता था, उसके डैड उससे नफरत नहीं करते, बस चिराग उनको उनके खिलाफ भड़का देता है, बस कारण उसे सजा देते हैं। उसे कभी जान से नहीं मारेंगे, लेकिन वही उसकी माँ और यामी को उसके डैड जान से नहीं मरवा देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नमित को ऐसे सर ऊंचा करके खड़ा देख और उसकी बात का कोई जवाब ना देते देख विक्रम ने मान लिया था, उसने सही सोचा है। ये दोनों ने मिलकर अपने लालच में प्रॉपर्टी धोखे से हासिल करने का धंधा खोल लिया है। उसे सच्चाई पता चल गई है, नमित के पास कुछ जवाब नहीं है। यह एक 17 साल का बच्चा ही इसलिए उसके चालाक दिमाग के आगे हार गया, इसीलिए यह नाकारा लड़का उसे घमंड से देखकर उसे चैलेंज कर रहा है। ये सोचकर विक्रम का गुस्सा ज्वालामुखी से भी खतरनाक तरीके से उबाल मारने लगा। उसने हंटर को उठाया, एक जोर की मार नमित के पैरों पर मारी। डर के कारण नमित के हाथ और पैर कांपन थे। उसकी माँ और यामी के साथ क्या कर सकते हैं, विक्रम अग्रवाल ये सोच में था। ऊपर से अचानक हंटर की जोरदार मार पड़ने के कारण नमित लड़खड़ा गया, लेकिन खुद को गिरने से बचाकर उसने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वापस से खड़ा हो गया। अगर वह बिना गलती के घुटनों पर बैठता
विक्रम और चिराग को संतुष्टि मिलती, लेकिन वह खुद की नजरों में गिर जाता। इधर विक्रम भी अपने गुस्से के कारण अंधा हो चुका था। विक्रम ने नमित पर हंटर की बारिश कर दी। नमित शांति से दृढ़ता से उसी जगह एकदम सीधा खड़ा रहा। नमित को देखकर ऐसा लग रहा था नमित को कोई हंटर की से नहीं बल्कि फूलों से मार रहा था। इस वक्त नमित को देखकर एक बच्चा भी बता सकता था उसने अब तक कितने दर्द झेले हैं। एक 17 साल के लड़के के लिए एक 50 साल के आदमी की पूरी ताकत से मारा गया। हंटर का दर्द भी फूलों की मार जैसा लग रहा था। उसे इस तरह देखकर अचानक विक्रम जी पूरा कांपन गया। उसने नमित को मारना छोड़कर उसे गुस्से से घूरने लगा। विक्रम सोच रहा था, ये 17 साल का लड़का इतनी सी उम्र में मेरी पूरी ताकत की मार कैसे झेल रहा है। अब तक इसकी जगह चिराग होता, बेहोश हो जाता। ऐसा क्या है इसमें जो इतने दर्द में भी शांति से खड़ा है। इसके चेहरे से आत्मविश्वास और दृढ़ता झलक रही है। इसकी आंखें ये कह रही है जैसे डेड आपको और मरना है तो मार लो, लेकिन यह नमित बिना गलती के नहीं झुकेगा, चाहे आप मुझे जान से ही क्यों ना मार दे। ये देखकर विक्रम जी ने उसे गुस्से से घुरा और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर फिर कभी चिराग और यामी के बीच आए, मैं तुम्हें इस कंट्री से बाहर फॉरेन पढ़ने भेज दूंगा। फिर कभी इंडिया नहीं आने दूंगा। वहां पर भीख मांगोगे, कोई मदद नहीं करेगा। यामी की शादी भी चिराग से करवा दूंगा। सारी प्रॉपर्टी चिराग के नाम और जाने के बाद उसका यामी की ऐसी हालत करेंगे, ना जी पाएगी ना मर पाएगी। इससे अच्छा है तुम खुश रहो, उन दोनों के बीच मत आओ, वरना खुद की जिंदगी बर्बाद करोगे। इसके साथ साथ तुम्हारी उस पार्टनर यामी की भी मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, अगर तुम्हारे वजह से मेरे चिराग को जरा सी भी तकलीफ हुई। नमित वहां खड़ा बिना किसी भाव के विक्रम को देख रहा था। इधर विक्रम भी नमित को इतना शांत देखकर उसकी आंखों में देखते हैं। उसे ऐसा लगता है जब से नमित की आंखें बोल रही हो, मिस्टर अग्रवाल आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। मेरी माँ और यामी की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तेरे बेटे चिराग पर छोड़ूंगा ना तुझे। इस वक्त नमित की आंखें बहुत ज्यादा ठंडी और कोल्ड। अचानक विक्रम जी की पीठ पर ठंडे पसीने की धारा बहने लगी। इधर नमित और विक्रम दोनों को ही नहीं पता उन दोनों के बीच हो रही घटना को शुरुआत से ही लिविंग रूम की खिड़की के बाहर खड़ी दो परछायां देख रही है। उन दोनों में से एक की आंखें नम थी, दूसरे की आंखों से लगातार नदी की तरह आंसू बह रहे थे। उस लड़की का हाथ को 41 साल के आदमी ने पकड़ रखा था। उसके हाथ पर इतनी मजबूत पकड़ थी, अगर थोड़ी सी भी ढीली होती वह लड़की उठकर नमित को बचाने पहुंच जाती। वह दोनों यामी और नमित ड्राइवर सुरेश अंकल थे। सुरेश अंकल स्कूल से यामी को पिक करके उसके घर ड्रॉप करने जा ही रहे थे। अचानक यामी ने उन्हें कार को विक्रम अग्रवाल के प्राइवेट विला की ओर कार ले जाने को बोला। यामी की बात सुनकर सुरेश हैरान हो गए। सुरेश ने हैरानी में पूछा, बेटा आप सर के विला पर क्यों जाना चाहती हैं? ये सुनकर यामी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद सुरेश अंकल ने भी और कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने गाड़ी सीधा शांति सोसाइटी के बाहर आकर रोकी। गार्ड ने सुरेश अंकल को देखकर गेट खोल दिया। थोड़ी देर पहले लंबित यहाँ आया था। वह गार्ड भी नमित को अच्छी तरह जानता था। उस गार्ड को भी पता था नमित को यहाँ क्यों बुलाया गया है। उस गार्ड को भी नमित पर दया आती थी। गार्ड ने सोचा शायद आज विक्रम सर ने नमित बाबा को ज्यादा ही घायल कर दिया है, मार मार कर, इसीलिए नमित बाबा ने अपने लिए गाड़ी बुलाई है। इधर नमित विक्रम को घूरने के बाद वहां से विला के बाहर आ गया। इधर विक्रम डर के मारे कांप रहा था। अचानक सर झटक कर गुस्से से खुद से बोला, नाकारा लड़का कभी नहीं समझेगा इसकी भलाई किस चीज में है। मैं इसे मारते मारते थक गया, लेकिन ये कभी भी आज्ञाकारी नहीं बनेगा। ये 17 साल की उम्र में इतना घमंडी और नाकारा है, बड़ा होने के बाद तो किसी को कुछ नहीं समझेगा। सर्वेंट को मेडिकल किट और कॉफी बनाने को बोल आंख बंद करके सोफे पर लेट गया। विक्रम के आंखों के सामने नमित की ठंडी आंखें और इतनी आराम से नमित दर्द सहना, ये सब विक्रम की आंखों के सामने बार बार फ्लैश हो रहे थे। इससे विक्रम के माथे पर चिंता की लकीरें थी। फिर जब विक्रम को चिराग की दुखी आवाज और चिराग का रोना याद आया, विक्रम खुद से बोला, काजल मैंने तुमसे वादा किया था, हमारे प्यार की निशानी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह उस बेवकूफ सुमित्रा की औलाद है, इससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इसमें मेरे खून का जरा सा भी असर नहीं दिखता है। मैंने उस दिन गलती से ज्यादा शराब नहीं पी होती, उस बेवकूफ सुमित्रा के मैं कभी करीब भी नहीं जाता। फिर उस दिन एक बार तुम्हें धोखा देने के बाद अब मेरे शरीर को भी जरूरत है, इसीलिए बेवकूफ सुमित्रा और बाकी की औरतें बस मेरी फिजिकल नीड पूरी करने का जरिया है। प्यार मैं आज भी तुमसे ही करता हूँ। मैं हमारे प्यार की निशानी चिराग को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। उसे जो भी चाहिए होगा मैं ला कर दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपने दूसरे बेटे को ही क्यों ना मारना पड़े। मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए हर किसी से ज्यादा जरूरी हमारी प्यार की निशानी मेरा बेटा भोला भाला चिराग है। वह डैड और मिस्टर हर्षवर्धन ठाकुर ने मुझे घर से निकालने की धमकी नहीं दी होती,
मैं इसके जन्म लेने से पहले ही मरवा देता, लेकिन मुझे मेरे चिराग के भविष्य के लिए इसे इस दुनिया में लाना पड़ा। लेकिन चाहे यह मेरा खून ही क्यों ना हो, मैं इसे सही रास्ता दिखा सकता हूँ। लेकिन कभी भी अपने चिराग से ऊपर नहीं उठने दूंगा। अच्छी लाइफ और करियर दूंगा इसको मैं, क्योंकि यह मेरा बेटा है। लेकिन कभी चिराग का हक नहीं छीने दूंगा। इतने में सर्वेंट भी कॉफी और मेडिकल किट लेकर आती है। विक्रम उन्हें अपने हाथ पर मेडिसिन लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हंटर की वजह से उनके हाथ में घाव हो गए थे। फिर कॉफी का कप पकड़ते हैं। उन्हें अपने हाथ में दर्द महसूस होता है। अपने हाथ में दर्द होता महसूस कर अचानक उसे नमित को मारे गई हंटर की मार याद आ जाती है। नमित की चोट के बारे में सोचते ही खुद से बोले, मुझे इतना दर्द हो रहा है, उसे कितना दर्द हो रहा होगा। उनका मन गिल्ट से भर जाता है, लेकिन अचानक सिर झटक कर बोले, नहीं, उसने मेरे चिराग को तकलीफ देने की कोशिश की है, उसे भी तकलीफ मिलनी चाहिए। 15 यामी स्कोल्ड्स नमित। नामित की पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। धीरे धीरे चलकर विला से बाहर आया। नमित विला से बाहर आकर एक नज़र चारों ओर देखा। फिर जैसे ही वह विला के गेट से बाहर सोसाइटी की गेट की तरफ जाने ही वाला था, उसकी नज़र एक ब्लैक एसयूवी की ऊपर गई। उसे देखकर पहले तो नमित हैरान हो गया। वह एसयूवी कुछ दूरी पर शांति से खड़ी थी, जैसे वह यहाँ पर हो ही नहीं। ये देखकर नमित को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अगर सुरेश अंकल उसे लेने आते, विला के दरवाजे पर कार खड़ी होती। फिर भी इन सब बातों को इग्नोर करके नमित अपनी कार की सिर्फ धीरे धीरे चलकर जाने लगा। कार के अंदर से 4 जोड़ी आंखें नमित के हर मूवमेंट को नोटिस कर रही थी। कार में पिछली सीट पर मौजूद यामी ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है, जिस इंसान को थोड़ी देर पहले हंटर से इतनी बुरी तरह मारा गया हो, वह एकदम शांत एक्सप्रेशन के साथ आ रहा है, जैसे उसके लिए ये दर्द कुछ भी ना हो। ऐसे बहुत से दर्द झेले हो। 17 साल की उम्र में इंसान इतना सब कुछ कैसे झेल सकता है। उसने पुनर्जन्म लिया है, फिर भी वह उसके जितनी स्ट्रांग नहीं है। यामी की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल कर एकटक नमित को देखने लगी। अगर उसकी आंखों में नमित आंसू देख लेता, उसे पता चल जाता। यामी ने उसकी वो दयनीय हालत देखी थी। इस उम्र में उस तरह की हरेसमेंट को झेलना तो दूर, बच्चों के लिए देखना भी अच्छा नहीं होता। वह दोनों 17 साल के ही थे। नमित अपनी एसयूवी का पिछला दरवाजा खोलकर धीरे से अपनी सीट पर बैठ जाता है। पिछली सीट पर गेट से सटकर बैठी यामी एकटक नमित को देख रही थी, जो अभी अभी दर्द झेलते हुए मुश्किल से सीट पर बैठा था, क्योंकि हंटर की चोट से उसे बैठा भी नहीं जा रहा था। एसयूवी धीरे धीरे शांति सोसाइटी से बाहर जाने लगी। नमित, जो खुद के दर्द को कम करने के मकसद से खुद को सीट पर कंफर्टेबली एडजस्ट कर रहा था। नमित को अपने ऊपर शिद्दत भरी नजरें महसूस होती हैं, जैसे वह नजरें ही उसके दर्द को कम कर देना चाहती है। इस एहसास को महसूस करते ही नमित हैरान हो गया। उसने अपने बराबर की सीट पर देखा। उसे खुशी, दुख, दर्द, अकेलापन, उम्मीद, प्यार की तलाश, सुकून की तलाश, सारे इमोशंस इस वक्त नमित की आंखों में दिख रहे थे। नमित का लाल चेहरा, लाल आंखें, लाल नाक देखकर लग रहा था बस नमित रोने ही वाला है। ये देखकर यामी ने भरे गले से कहा, सुरेश अंकल, पार्टीशन ऑन कर दो। ये सुनते ही सुरेश अंकल ने जल्दी ही पार्टीशन ऑन कर दिया। यामी की सॉफ्ट आवाज नमित के कानों में गई। उसके रुके हुए आंसू की धाराएं बहने लगी। यामी ने जब नमित की आंखों में आंसू देखे, उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बहने लगे। जैसे ही नमित उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, यामी भरे गले से बोली, नहीं नम, दूर रहो मुझसे। ये सुनकर नमित दिल बुरी तरह टुकड़ों में टूट गया। उसकी आंखों से बुरी तरह आंसू बहने लगी, जैसे कुछ सालों के भूखे के खाना हाथ में आते ही वापस छीन लिया गया हो। कुछ सालों से अंधेरे में रहने के बाद थोड़ी रोशनी देने के बाद वापस अंधेरे में धकेल दिया हो। किसी को एक छोटी सी उम्मीद दिखाकर उसी उम्मीद को बुरी तरह कुचल दिया गया हो। ऐसा ही इस वक्त नमित फील कर रहा था। उसका मन कर रहा था, नमित जोर जोर से चिल्लाकर बोलना, उसे ही दुनिया का सबसे अनलकी इंसान क्यों बनाया? क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? माँ और बाप का प्यार नहीं दिया। मैंने आपसे शिकायत नहीं की, मेरा पहला प्यार छीन लिया। मैंने आपसे शिकायत नहीं की, फिर मुझे मेरा प्यार लौटा कर, प्यार की उम्मीद दिखाकर इसे 10 दिन में वापस छीन लिया। आप इतने बुरे कैसे हो सकते हो? आप बुरे नहीं हो। नहीं, आप मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो? ये बोलकर नमित मन ही मन जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बाहर से शांत खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नमित ने यामी से चेहरा फेर लिया था, इसीलिए यामी नमित के आंसू नहीं देख पा रहे थी। इधर यामी ने सोचा, नमित, मुझे पता है मैंने तुम्हें हग नहीं किया, इसीलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम मुझे टच करते या मैं तुम्हें टच करती, तुम्हारी चोटों में दर्द होता। मैं तुम्हें इतनी दर्द में देखकर अब थोड़े से दर्द में भी नहीं देख सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन वह अभी दूर करने का टाइम नहीं है।
नमित अपनी भरी आवाज में सुरेश अंकल से बोला, अंकल यामी के घर की ओर गाड़ी ले लो। ये सुनकर यामी दुखी होकर नामित को देखने लगती है। उसका नम ने आज पहली बार उसे यम कहने की बजाय यामी कहा था। तब उसे समझ में आया, नमित उसे से दूरी बनाना चाहता है। यामी अपने बैग से फोन निकालते हुए, सुरेश अंकल इसकी बात मत सुनो, अपार्टमेंट पर कार ले चलो। फिर यामी फोन निकालकर उस पर अनिल भैया का नंबर देख डायल कर दिया। उधर से अनिल ने फोन उठाया और बोला, छोटी क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? मुझे बता, मैं अभी आता हूँ। ये सुनकर यामी बोली, भैया मुझे घर आने में आज लेट हो जाएगा, आप संभाल लोगे ना मॉम डैड को? अनिल बोला, संभाल तो लूंगा, मुझे तो अपने काम के बारे में बताओ ना, तुम बाहर क्यों रहने वाली हो? लेट नाइट तक ऐसा क्या काम है जो दिन में नहीं हो सकता? ये यामी शांति से बोली, भैया मैं नम के साथ उसके अपार्टमेंट पर जा रहे हूँ। ये सुनकर अनिल जोर से चिल्लाया, क्यों जा रही हो, वह भी लेट नाइट तक, ऐसा क्या करने वाली हो? ये सुनकर यामी ने बेशर्मी से कहा, भैया उसके साथ सोने नहीं जा रही हूँ। यामी की बेशर्मी भरी बातें सुनकर नमित और अनिल, इधर ड्राइवर सुरेश अंकल भी शर्म से लाल हो गए और उनका मन कर रहा था, इस बेशर्म लड़की का मुंह बंद कर दें। बस कुछ काम है, वह निपटा कर आ जाऊंगी, पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं। आपको हमेशा ऑफिस का काम रहता है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ये सुनकर अनिल जी झट से फोन काट दिया। उसे डर था, उसकी बेशर्म बहन आगे पता नहीं क्या बोल दे। इधर नमित का मन भी कर रहा था यामी के होठों पर टेप चिपका दे। थोड़ी देर बाद एक बिल्डिंग के नीचे आकर रुकती है। सुरेश अंकल कार से उतरकर यामी के साइड का दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ में बाहर आती है। दूसरी साइड नमित कार का गेट खोलकर उतरने ही वाला था, इतने में यामी ने गुस्से में कहा, हिलना मत। यामी के गुस्से भरी आवाज सुनकर नमित जहां था वहीं फ्रिज हो गया। उसे नहीं समझ में आया उसने यामी को किस तरह गुस्सा दिलाया। फिर भी गुस्से को और ना बढ़ाते हुए उसकी बात मानकर वहीं बैठा रहा। उसे बहुत पेन हो रहा था, क्या कर सकते हैं, उसकी मजबूरी थी। अपनी यम के प्यार के लिए तो वह कुछ भी कर सकता था। यह एक छोटा सा दर्द था, यम के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक टॉर्चर भी सहन कर सकता था। जान देना आसान है। उसके बाद यामी नमित के साइड वाले डोर पर आकर उसका डोर ओपन कर नमित की तरफ एक जेंटलमैन की तरह नामित की तरफ हाथ बढ़ाती है। ये देखकर नमित पहले तो हैरान, फिर बड़ी सी स्माइल, फिर अपना हाथ यामी के हाथ में रख देता है, फिर खुद अपनी चोट को बचाते हुए उतरने लगता है। यामी भी उसका फोटो का ध्यान रखते हुए उतारने लगती है। वैसे भी यामी को कैसे नहीं पता होगा उसके नम को कहाँ चोट लगी है। यामी ने दर्दनाक वक्त की पल पल को जिया है, अपनी आंखों के सामने नमित हुआ, उतना ना ही दर्द उसने अपने दिल में सहा है। यह मैंने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया और कहा, चिराग और मिस्टर विक्रम अग्रवाल, तुम लोगों ने आज जो यातना मेरे नम को दी है ना, उसका 2 गुना नहीं लौट आया। मैं भी मेरे नम की यम नहीं। यामी ने नमित को लिफ्ट से संभाल कर अपार्टमेंट में ले जाकर ध्यान से अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया और अचानक ही यामी नमित की तरफ पलटी और लाल आंखों से उसे घूरने लगी। यामी को चंडी के रूप में देखकर नमित घबरा गया, जो अपने डैड की हंटर की मार से नहीं डरा। आज अपने सामने खड़ी एक 17 साल की छोटी सी नाजुक सी लड़की की गुस्से भरी आंखों को देखकर वह डर से कांप गया। नमित को पता था उसकी बुरी तरह क्लास लगेगी, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये सोचकर नीचे सर झुकाकर स्माइल करने लगा। यामी ने जब नमित की वह छुपी हुई स्माइल देखी, उसे और गुस्सा आ गया। यामी गुस्से में बोली, बंद करो, ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक तुम मेरे और अपने माँ के बचाओ में अपने भाई और डैड के जुल्म सहते रहोगे? इंसान हो या नहीं, प्यार करते हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना तुम हमारे लिए दर्द सहन करो, हम इतना चाहते हैं। बस तुम ये सब मत सहन करो, बाकी तुमसे हो सके कुछ भी करो, हमारे लिए खुद को दर्द मत देने दो। उन लोगों से आज तुमने मुझे और माँ को बचाने के लिए इतना दर्द सहन था। तुम्हें पता है मुझे ये देखकर कितनी तकलीफ हुई। अगर मैं मर जाती, इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तुम्हें गुस्सा तुम्हारे डैड को तुम पर यातना नहीं करते देखकर थी। ये सुनकर नमित जल्दी से यामी के होठों पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं यामी, तुम नहीं मर सकती। तुम तो जानती हो मेरा कौन है इस दुनिया में। अगर तुम भी ऐसी बात करोगी, मुझे तुम भी हंटर से मार लो। आइंदा कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना चाहे। तुम कहीं भी रहो पर इस दुनिया में रहो, मैं जिंदा रह लूंगा। अगर तुम इस दुनिया से चले गए, फिर मैं भी इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। मुझे और तुम्हें नहीं पता माँ क्यों मुझ पर ध्यान नहीं देती, क्या वजह है? वह हमेशा चिराग के साथ रहती है, उन लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाती, क्या मजबूरी है? माँ को क्यों सबसे पहले चिराग रखना पड़ता है? मैं 17 सालों से देखता आया हूँ, अपनी माँ की आंखों में अपने लिए ममता पर वह कभी दिखाती क्यों नहीं? यह मैं नहीं जानता रही। डैड की बात बस इतनी ही, वह मुझसे नफरत नहीं करते, वह पर चिराग के साथ होने वह चाहते हैं कि फिर चिराग सब कुछ मिले, ऐसा नहीं है। वह मुझसे छीन कर देना चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं जो चिराग का है
उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिले। फिर चाहे सारी दुनिया का सब कुछ मुझे मिल जाए, मैं कुछ भी हासिल करना चाहूँगा, डैड मुझे लेने में हेल्प करेंगे। लेकिन वह कभी भी फिर आके ओके तब जाकर ऐसा नहीं करेंगे। ये सुनकर यहाँ में गुस्से में बोले, शर्ट उतारो और किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? ये झूठी कहानियाँ सुनाकर मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ, तुम्हारी मॉम का तो मुझे पता नहीं, पर तुम्हारे डैड में चिराग ही उनके लिए सब कुछ है, इसलिए मुझे उनके प्रति कभी सफाई मत देना। अपनी शर्ट जल्दी से उतारो। हुई यह सुनकर नमित हैरानी से अपनी यम को देखने लगी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा होगी। यामी नमित उसे शर्ट उतारने को बोल रही है। ये सुनकर नमित शर्मा जाता है। उसके गाल लाल हो जाते हैं और वह इधर उधर देखने लगता है। नमित इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। यामी नमित को शर्माते हुए देखती है। बोली, मुझे अभी तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारी चोट पर मेडिसिन लगाने के लिए तुम्हें शर्ट उतारने को बोल रही हूँ। अपने फालतू के ख्याली पुलाव अपने पास रखो। ये बोलकर खुद आगे बढ़कर नमित के शर्ट के बटन खोलने लगी। ये देखकर नमित हड़बड़ा गया।